नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी और अहम जानकारी आपको देते हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, बेहद बड़ी और अहम जानकारी। खेल मंत्रालय और पहलवानों की बैठक खत्म हो चुकी है। खिलाड़ियों के आरोपों को लेकर बातचीत हुई है। इस्तीफा दे सकते हैं कुश्ती संघ के अध्यक्ष यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह। सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करेंगे। बजरंग पूनिया यहां पर मौजूद है, साथ में फोगाट सिस्टर्स भी मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ खास है, किन सवालों का जवाब, किन से बाइकॉट, देखिए। हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगी कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे। लेकिन हम वही फिर से हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की हिंदुस्तान की बेटियों को, इन खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों के लिए। ये कुश्ती की लड़कियां नहीं है, सिर्फ ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं। और हिंदुस्तान में बेटियों को माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा के नाम से पुकारा जाता है। हम पूजा करते हैं, उसी वंशज का हम एक हिस्सा है जो हम आप सब के बीच में बैठी हैं। आप सब लोग हमारा साथ देने के लिए आए हो, इतनी दूर से आप लोग आए हो। कुश्ती के हक के लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात रही, अगर आज शाम तक हम, अभी तो टाइम बाकी है, रात होने में टाइम बाकी है, हम वेट ही कर रहे हैं कि कुछ संतुष्टपूर्ण जवाब आए हमारे पास में। कुछ आप लोगों में से ही बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को भंग किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। तो हम इस्तीफा नहीं चाहते, हम फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं। हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से। रही दूसरी बात, हम लीगल तरीके से भी हम जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें एक विश्वास था कि देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमें उस लाइन में नहीं लेके देना चाहेंगे। हम उनके सामने जाके वो प्रूफ विद लड़कियां हम लेके जाते, और कोई लड़की भी सामने नहीं आती, किसी की लाइफ को भी डेंजर नहीं होता, किसी की फैमिली को भी कोई नुकसान पहुंचाने की कल को हानि नहीं होती। हम तो लगातार आप सुन रहे हैं विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया आरोप लगा रहे हैं, सीधे तौर पर खुली चुनौती है कि हम जेल में भी डलवाएंगे, हम हार नहीं मानेंगे। इस्तीफा तो सिर्फ छोटी सी कड़ी है साहब, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई, VWFI को भंग नहीं किया गया, एक पैडलर संघ नहीं खड़ा किया गया, तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और इतना देखने को मिलेगा कि सरकार की छीछालेदर भी हो सकती है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में स्पर्श जुड़े हुए हैं। स्पर्श, बजरंग पूनिया हो या फिर विनेश फोगाट, लगातार फोगाट सिस्टर्स और उनके पिता भी एक्शन मोड में है। विनेश फोगाट और फोगाट सिस्टर्स के पिता ने भी अभी आरोप लगाया कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी सुविधा के अनुसार सारी कैंपिंग को लखनऊ में आयोजित करवाया करते थे। हरियाणा के खिलाड़ियों को लगातार नजरअंदाज किया गया। मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है, क्या अभी तक ये डिस्क्लोज हो पाया है? देखिए, पूरा अगर फोगाट परिवार की बात करें तो वो जंतर मंतर पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। महावीर फोगाट वेटरन कोच है, वो भी देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे थे। और खासतौर पर अब बात करें तो खिलाड़ी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर जो है सीधे तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस्तीफा तो लेकर ही रहेंगे, बल्कि उसके साथ साथ जेल भी जो है भिजवाते रहेंगे। और जिस तरीके से कल ब्रिजभूषण शरण उन्होंने कहा कि कोई खिलाड़ी जो है समर्थन इन तमाम जो 30 के आसपास खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हुए थे उनका जो है करते हुए नहीं नजर आ रहा है। आज उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से तमाम जो खिलाड़ी हैं वो जो है एक दूसरे का समर्थन जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। कई बड़े खिलाड़ी, कई अर्जुन अवार्डी, कई द्रोणाचार्य अवार्डी कोच जो है वो आज जो है जंतर मंतर पर जो है पहुंचते हुए नजर आए थे। फिलहाल अभी आज जो है खिलाड़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती हुई जो है नजर आ रही है। खिलाड़ी साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से जो बातचीत है वो आज जो है होती हुई नजर आई थी। खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास एक नहीं 5-5 ऐसे खिलाड़ी है जिनके साथ वो जो वारदातें हैं वो होती हुई नजर आई थी। अभी हम सबूत जो है सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, सबूत जो है सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सबूत भी जो है मौजूद है। यानी खिलाड़ी जो है आर पार की लड़ाई में
में जो है सीधे तौर पर देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी धरना जंतर मंतर पर कंटिन्यूअस रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर खिलाड़ी अभी जो है जवाब देते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात करते हैं, जो आरोप खिलाड़ियों की तरफ से लगाए जा रहे थे, उसका एक कदम आगे खिलाड़ी बढ़ाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि हमारे पास खिलाड़ी मौजूद है, हमारे पास सबूत भी मौजूद है, जो अध्यक्ष है उनका इस्तीफा भी लेंगे, उनको जेल भी भिजवा कर रहेंगे। स्पर्श, ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे, तब तक रुक करेंगे। विनेश फोगाट क्या कुछ कह रही हैं तमाम दर्शकों को सुनाएंगे। कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मीटिंग में आश्वासन ही दिया गया है, बस कोई ऐसा मतलब ठोस हमें नहीं बताया गया कि क्या फैसला। अभी मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे। बस आश्वासन दिया गया है, लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। हम, जैसा कि बजरंग ने बताया, हम पूरी रेसलिंग फेडरेशन को भंग करवाना चाहते हैं और जितनी भी स्टेट्स हैं वहां भी सबकी फेडरेशन, मतलब रेसलिंग फेडरेशन जो है वो भंग होनी चाहिए। एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह उनके इंसान फैले हुए हैं। जैसा कि विनेश ने बताया, हर स्टेट में फैले हुए हैं। केरला से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, वो खुद पीड़िता रही हैं, उनके साथ वो खुद शोषण का शिकार रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि हर स्टेट में फैले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरी रेसलिंग फेडरेशन भंग हो। और एक बार फिर से मैं अपने पीएम सर को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज सब लोग यहाँ जो एक मेडलिस्ट बैठे हैं, पूरी रेसलिंग की क्रीम यहाँ बैठी है, अपनी ट्रेनिंग छोड़ के बैठी है, अपने घर परिवार को छोड़ के बैठी है। तो बस इसी उम्मीद में बैठी है कि आप हमारे साथ न्याय करेंगे, आप हमारे साथ जस्टिस करेंगे। हम इसी बस आश्वासन यही है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कोई संतोषजनक नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं है उनकी तरफ से। आप सबके सामने ही हम गए थे बात करने के लिए। हम सरकार के नुमाइंदों का नाम नहीं लेना चाहते, किसने क्या किया है क्या नहीं किया है, क्योंकि हमारी लड़ाई एक बंदे से है, ना सरकार से है, ना सरकार के अधिकारियों से है। मुलाकात सरकार के लोग थे, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के कुछ लोग थे जिनसे हमारी बात हुई है। हमें बोला गया था कि आप आइए, हमारे सामने बात रखिए और हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन समाधान 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, हमारी जिंदगी खत्म होने के बाद तक चलेगा, हमें ये नहीं पता है। हमें आश्वासन इतना दीजिए कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। हम डटे रहेंगे, हम मेहनत छोड़ देंगे, लेकिन हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जी को और उनके जितने भी जो ये करप्ट लोग बैठे हैं, हर स्टेट में उनके लोग बैठे हैं, हर जगह पे उनके लोग बैठे हैं। हमारी जान को भी खतरा है। हम कल रात को भी अगर हम गए हैं तो भी हमें डर है कि रात को कौन लोग हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ क्या करेगा। हमने पुलिस का प्रोटेक्शन भी नहीं लिया है। आप सोचिए, हमने पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं लिया, इतने आत्म सम्मान के साथ हम चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हम सच बोल रहे हैं। आज अध्यक्ष जी के घर पे ताला लग गया है। इससे सरकार को समझ जाना चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही है। उसके बाद भी अगर हम महिलाओं से, एक सेकंड अफसर प्लीज मेरा सुन लीजिए, जब शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहां पे कैमरे नहीं लगाए जाते। अगर कैमरे ही लगाए जाते तो ये लड़कियां कब का पहले बोल देती यार, और बाकी लोग थे जो वो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल लाते। शोषण होता है वो बंद कमरे के अंदर होता है। तो वो लड़कियां सबूत हैं, वो लड़कियां शोषण का शिकार हुई हैं, वो हमारे सामने आ रही हैं, वो आप सबके सामने बैठी हैं आज। इनमें से ही वो लड़कियां हैं। मैं नहीं चाहती कि हम उनका खुलासा करें, लेकिन हमें मजबूर किया गया तो हमें वो सब करना पड़ेगा जो हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए, हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए सबसे बुरा दिन होगा। सर, हमारी टाइमलाइन तो 1-1 घंटे की है। हम 1-1 घंटे का हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम रेसलर हैं, सब हम एक्टिव रेसलर हैं। कोई हम रेसलिंग छोड़ के इधर नहीं आए हैं कि हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, कुछ भी। हम नौजवान बैठे हैं सब। हमारा सब कुछ दांव पे लग गया है यहाँ पे। हमारा फैमिली, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा सब हमको पलकों पे बिठा रहा है, आज आत्म सम्मान के साथ देख रहा है। हम नहीं चाहते कि उनकी नजरें झुके, उनको पता चले कि उनकी बहनों के साथ में ये हुआ है, किस बहन के साथ में ये हुआ है। हम वेट कर रहे हैं कब बातचीत होगी।
अगर उनसे भी बातचीत होती है तो हम आप सबको बताएंगे क्या बातचीत हुई है, क्या उनका निष्कर्ष रहा है, उनके जवाब से हम संतुष्ट रहे नहीं रहे हैं। अगर कोई संतोषजनक जवाब रहा या उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई हुई तो हम जरूर आप सबके साथ साझा करेंगे। सर, जैसे हम बता रहे हैं कि उनके लोग हर जगह बैठे हैं, हमें किसी पे भी विश्वास नहीं है। किसको हम बताएंगे, कौन हमारी बात को लीक करेगा? क्यों लखनऊ का रुख करेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह पर ये तमाम आरोप हैं, लखनऊ का रुख करना बेहद जरूरी हो जाता है ऐसे वक्त पर। स्टेट ब्यूरो हेड जुड़े हुए हैं हमारे साथ में अनिल के अंकुर ग्राउंड जीरो से। अनिल के अंकुर, अभी विनेश फोगाट ने साफ तौर पर कहा कि अध्यक्ष जी के घर पर ताला लग चुका है, क्या वहां की अपडेट है? ग्राउंड जीरो पर कैसी हलचल देख पा रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, लखनऊ के ये केडी सिंह स्टेडियम है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे खिलाड़ियों में बेइंतहा रोष है, नाराजगी है। हर खिलाड़ी चाहता है कि उनकी सुरक्षा हो और चाहे महिला हो चाहे पुरुष, हर आदमी को सम्मान मिले। और जो कि हालात है, जो ये आरोप लगे हैं वो निसंदेह बहुत गंभीर है। अब दो तरफा बातें आ रही है। जो यहाँ पे जो स्थानीय तमाम खिलाड़ी है वो ब्रजभूषण के फेवर में भी खड़े हुए हैं। कुछ खिलाड़ी उनके फेवर में खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि आरोप निराधार है और ऐसा नहीं है, जबकि ये साफ तौर पे कहा जो कि आरोप लगे हैं वो निश्चित रूप से काफी गंभीर माने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे केडी सिंह स्टेडियम में तमाम खिलाड़ी, मैं इनसे भी बता दूंगा। जबकि आप बता दूं कि यहाँ पे ब्रजभूषण जी का यहाँ लखनऊ में जो आवास है वो सन्नाटा में है। और यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर के पास गोंडा पड़ता है, जहाँ के वो सांसद है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे क्या क्षेत्र है, क्या स्थिति है और आज के खिलाड़ी क्या चाहते हैं। कुछ खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद है जो केडी सिंह स्टेडियम में। आप ये देखिए, जो ब्रजभूषण जी पे आरोप लगा है खिलाड़ी को सम्मान को लेकर के, आपको क्या लगता है? आप तो सीधे उस खेल से जुड़े हुए। आरोपों की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये आरोप कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। ये खिलाड़ियों के भविष्य के लिए और देश के साथ जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि जो खिलाड़ी यहाँ कैंप करते हैं या कैंप में जाते हैं वो इंडिया से बाहर देश के लिए मेडल लाते हैं, ओलंपिक में जाते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो ये घटना हुआ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल के अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनेश फोगाट क्या कुछ कह रहे हैं तमाम दर्शकों को सुनाएंगे। विनेश फोगाट को सुनिए, क्या कुछ कह रही हैं, लगातार पीड़ा साझा कर रही हैं और साफ तौर पर कह रही हैं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा अगर देश की बेटियों को खुलकर अपनी अस्मिता बचाने के लिए सामने आना पड़ा। तो आज हम सड़कों पर बैठे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, एक एक का नाम भी गिनवा सकते हैं, लेकिन वो दिन काला दिवस होगा। में जो खिलाड़ी हैं, जो ओलंपिक लेवल पे खेले हैं, जो वर्ल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, जो एशियन गेम्स में मेडल जीतते हैं, उनको बनाया जाए। उनको पता है रेसलिंग का। अगर हमें मना करेंगे तो भी हमें ये रहेगा कि हमसे सीनियर हैं, इनको पता है रेसलिंग का ज्यादा। योगेश्वर दत्त जी तो खुद रेसलिंग फेडरेशन के गोद में जा बैठे हैं जी। आप देख लीजिए जितने भी खिलाड़ी हैं, आप सुनो कौन खिलाड़ी सपोर्ट करे। आप देखो ओलंपिक में 2 मेडल आए थे टोक्यो में, कहां बैठे हैं जी वो आज? रियो में आए थे, कहां बैठे हैं वो आज? एक सिर्फ योगेश्वर दत्त जी हैं जो बड़े खिलाड़ी हैं, बाकी तो उनके जो खुद के कुछ उन्होंने गुर्गे पाल रखे तो वो तो आएंगे ही ना सामने। हाँ, तो वो गुर्गे पाल रखे मैं बोल रही हूँ ना। और उनका जो बता रही हूँ मैं, उन्होंने पहले तो वो जो डाल रखा था वो डिलीट कर दिया है, नहीं है तो उनके खिलाफ भी हमारे पास प्रूफ है। काकरान जी ने खुद बोल रखा है नेताजी के खिलाफ, हमारे पास प्रूफ है, हम सामने लाएंगे टाइम आने पे। नेशनल कैंप के कोचेज के खिलाफ में, फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ में सब सबूत है हमारे पास, बाय रिकॉर्ड है। हम ऐसे बेतुकी बातें हवा में बातें नहीं करें, हम सब चीज लेके चल रहे हैं। किसने बोला जी? हमारे पास कोई मैसेज नहीं। पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घर पर ताला लगा हुआ है। इनमें सबसे बड़ा आरोप यौन शोषण का, जो दिग्गज खिलाड़ी विनेश फोगाट ने लगाए हैं। फोगाट ने बताया कि उनके पास उन खिलाड़ियों के नाम हैं जिनके साथ यौन शोषण हुआ, वो कोर्ट में या फिर प्रधानमंत्री के सामने इसे बता देंगे, जाहिर कर देंगे। आरोपों को लेकर अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने खिलाड़ियों पर पलटवार किया।
भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि कुश्ती में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की उम्र जो होती है वो 22 से 28 साल के बीच होती है। जितने खिलाड़ी धरने पर बैठे इनमें से कोई मेडल लाकर नहीं देगा। ये वजह अब गुस्से में बदल रही है। दो गुटों में जमकर लड़ाई देखने को मिल रही है। आप सुन रहे हैं लगातार विनेश फोगाट क्या कुछ कह रही हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे, सुनिए। लेकिन जहां तक ये जो इन खिलाड़ियों का सवाल है, ये ओलंपिक पदक विजेता हैं, उसमें हमारा भी सहयोग है। लेकिन ओलंपिक के बाद इन्होंने एक भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। कि जितने वहां पर बैठे थे सब ने भाग नहीं लिया और सब गवर्नमेंट के टॉप स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। और जब राष्ट्रीय प्रतियोगिता की बात आती है, राष्ट्रीय ट्रायल की बात आती है, तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है। और जब इंटरनेशनल कोई टूर्नामेंट होता है, इनकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो अभी फेडरेशन ने एक निर्णय लिया कि, और दुनिया के हर देश में लागू है, कि चाहे ओलंपिक विजेता हो, चाहे वर्ल्ड का मेडलिस्ट हो, उसने नेशनल खेलना पड़ेगा। और अगर वो नेशनल नहीं खेलता है, अगर उसको चोट है, बीमार है, तो उसका मेडिकल चाहिए। नेशनल हुआ, अभी ओपन नेशनल की प्रतियोगिता परसों से शुरू है। इन लोगों ने कभी कोई एप्लीकेशन फेडरेशन को नहीं दी, कोई मेडिकल नहीं दिया कि हम क्यों नहीं खेलना चाहते हैं। जो लोग राष्ट्रीय प्रतियोगिता कराते हैं, उनका सपना होता है, पैसा खर्च करते हैं, अपना लोग पैसा खर्च करते हैं कि ये जो मेडलिस्ट हैं, ये हीरो हैं कुश्ती के, इनको जनता देखना चाहती है। ये नहीं जाते हैं। और तब हम लोगों ने ये निर्णय लिया। निर्णय से गवर्नमेंट को भी अवगत कराया, साई को भी अवगत कराया। और साई के सामने मैंने एक सुझाव रखा कि 4 खिलाड़ी ही कैंप में लेने हैं। तो जो नेशनल लड़ करके खिलाड़ी आ रहे हैं, उनको हम अगर कैंप से बाहर कर देंगे, और जो नेशनल नहीं लड़े हैं या इंडिया के अंदर कोई टूर्नामेंट नहीं लड़े हैं, तो उनको अगर हम कैंप में ले लेंगे, तो ये उन खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जो नेशनल लड़ करके आते हैं। क्योंकि ज़्यादातर गरीब परिवार के बच्चे हैं और सब ओलंपिक का सपना देख रहे हैं। सब तो सुन रहे हैं आप, लगातार नोकझोंक चल रही है, वार पलटवार चल रहा है। किसके हिस्से में क्या आएगा ये शाम बताएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ गया। पहली बार यूपी पधारे हैं। 2 दिवसीय दौरा है। 19 जनवरी यानी कि आज काशी पहुंच जाएंगे। यहां काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और रात्रि विश्राम भी यहीं करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी, बात होगी। 20 जनवरी को उनका गाजीपुर में एक चुनावी कार्यक्रम है, जहां पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला हुआ था कि नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद जेपी नड्डा आज बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। भाजपा के पदाधिकारी उनके स्वागत के लिए पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं, भूपेन्द्र चौधरी पहुंच चुके हैं और सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम भी है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? क्या जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं वाराणसी या पहुंचने में अभी कुछ देर है? देखिए पूजा, अभी लगभग 7 बजे की टाइम बताई जा रही है। हम लोग एयरपोर्ट के समय मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और वाराणसी समेत पूर्वांचल के लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता एयरपोर्ट में इस समय मौजूद हैं। उनका इंतजार किया जा रहा है। जो समय बताया जा रहा है तकरीबन 7 से 7:30 के बीच में आने की उम्मीद जताई जा रही है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं उनके स्वागत के लिए। उनका स्वागत करेंगे, उसके बाद वाराणसी की तरफ रवाना होंगे जेपी नड्डा और होटल ताज गंगे में पहुंचेंगे, जहां पे कार्यकर्ताओं से कुछ
वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से वो बैठक भी करेंगे। पूर्वांचल की जो दिशा और दशा है, जो गणित रहा विधानसभा का 2021 का 2019 का, उस समीकरण की भूमिका का वो आकलन भी करेंगे और कुछ लोगों से वार्ता भी कर सकते हैं, जो अपडेट अभी तक आया है। तो कहीं ना कहीं ये जो दौरा है जेपी नड्डा का पूर्वांचल का, चूंकि गाजीपुर में खास तौर पे इसलिए रखा गया है कि गाजीपुर, चंदौली और आजमगढ़ जो पूर्वांचल के गढ़ कहे जाते हैं, वहां पे कहीं न कहीं बीजेपी को काफी शिकस्त मिली थी और उस शिकस्त को देखते हुए जो पहला बाबा विश्वनाथ के दरबार से मत्था टेक कर जो चुनावी शंखनाद का आगाज होगा, 400 दिन जो बाकी हैं, उसको लेके जिस तरीके से जेपी नड्डा मंथन करने जा रहे हैं, चूंकि मनोज सिन्हा सांसद के बाद से लगातार बीजेपी गाजीपुर में सदैव शिकस्त खाई है और कहीं न कहीं उनका पलड़ा हल्का रहा है। तो उसको लेके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो देश के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, उनको एक टास्क जो मिला है प्रधानमंत्री का, 400 दिन के जो कार्यकाल हैं उसकी उसके पूर्व के 4 साल का जो कार्यकाल है उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से ग्राउंड स्तर पर वो दिखाना चाहते हैं और चीजों को समझाना चाह रहे हैं। और आने वाले 400 दिनों में जो मंथन है पूर्वांचल का, जहां पे शिकस्त खाई गई, वहां किस लेवल पे मजबूती, कार्यकर्ता स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, जनता में किस तरीके का ऐसा संदेश रहा जिससे शिकस्त मिली, उस पर भी मंथन होगा। तो कई मायनों में ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पूजा, बेहद इंपॉर्टेंट जेपी नड्डा का, नड्डा कुछ देर में पहुंच जाएंगे वाराणसी। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। जेपी नड्डा पहुंचेंगे, लेकिन नड्डा के पहुंचने से पहले पूरा अमला पहुंचा हुआ है बनारस। तो वहीं इसको लेकर के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वाराणसी में मौजूद है। केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर इस दौरान निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जगह भारत समझो यात्रा निकालें तो ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा कहा है। एक ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया है जो पार्टी ने इस देश में परिवारवादी राजनीति को बढ़ावा दिया और जिनको देश के बारे में जानकारी ऐसी नहीं, उनके सलाहकारों ने उनसे कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा निकालें। तो आपको एक स्लोगन याद होगा, सत्ता पक्ष ने दिया था ये स्लोगन, आपदा में अवसर का। लेकिन इस स्लोगन का लाभ इन दोनों विपक्ष ले रहा है। जोशीमठ आपदा के बाद विपक्ष का अवसर यानी कि राजनीति तेज है। आए दिन विपक्ष सरकार पर नए नए सवाल खड़े कर रहा है। पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षियों को करारा जवाब देते हुए जनता से किसी भी तरह की भ्रांतियां न फैलाने की अपील की है। सीएम धामी ने कहा कि कुछ लोग जोशीमठ आपदा के बहाने उत्तराखंड की भयानक स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं, जबकि स्थिति इतनी विपरीत है नहीं। अभी तक जोशीमठ की 70% जनता सामान्य जनजीवन जी रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से तमाम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और यहां का पर्यटन भी लाखों लोगों का केंद्र है। ऐसे में प्रदेश की छवि को बनाए रखना बेहद जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे देश भर से कुछ लोग ट्वीट के माध्यम से, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, अनेकों माध्यमों से उत्तराखंड की स्थिति को बहुत भयावह दर्शा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड की, जोशीमठ के समेत पूरे उत्तराखंड को कह रहे हैं कि उत्तराखंड खतरे में है, उत्तराखंड डूब रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं है और जोशीमठ में भी 70% लोग अभी आज ऐसे सामान्य जीवन जी रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति बनाने से जहां उत्तराखंड के अंदर भी एक नकारात्मक संदेश जा रहा है और पूरे देश के अंदर भी जा रहा है, क्योंकि पूरे देश की आस्था श्रद्धा का केंद्र बिंदु उत्तराखंड है। यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, तो उनके अंदर भी कहीं गलत संदेश न जाए, इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। जोशीमठ में चल रहे राहत बचाव कार्य की रिपोर्ट सौंपी, जिस पर गृह मंत्री ने जोशीमठ में पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। सीएम धामी का कहना है कि केंद्र सरकार जोशीमठ के हालातों पर पैनी नजर बनाए हुए है। माननीय गृह मंत्री जी ने पूरी रिपोर्ट
देखी है, उनको सारी बिंदुओं से मैंने अवगत कराया है। वैसे भी वो पहले से भी विज्ञ थे और उन्होंने हर संभव जो भी यहाँ के लिए सहायता चाहिए उसका हमको भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है कि केंद्र की तरफ से हर प्रकार की मदद दी जाएगी। और अभी सभी प्रकार के जो आकलन हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस डेलीगेशन ने जोशीमठ में आपदा ग्रसित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के नेतृत्व में पहुंचे कांग्रेसी नेताओं ने प्रभावित जनता से बातचीत की, तो वहीं कांग्रेसी नेताओं के दौरे पर बीजेपी प्रवक्ता ने सवाल खड़े कर दिए। प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि जिस प्रभारी का विरोध खुद कांग्रेस के ही नेता कर रहे हैं वो जनता को राहत देने की बात करता है, जबकि धामी सरकार लगातार आम जनता के लिए क्षेत्र में काम कर रही है। देखिए, ऐसा है, जमीनी हकीकत पहले अपनी पता कर ले कांग्रेस, फिर उसके बाद किसी और पर बयानबाजी करे तो शोभा देता है। पहले उनके बारे में जांच पड़ताल कर ले। एक बार हरीश रावत जी पहले भी लालटेन लेकर केदारनाथ जी गए थे, टॉर्च लेकर गए थे, तो वहां पर भी इनको कुछ हासिल नहीं हुआ था, कार्य अच्छा ही पाया गया था। और दूसरा, देवेंद्र यादव जी की जहां तक बात है प्रभारी जी की, तो आज लेने पहुंचे हैं इसलिए। और उससे पहले का अगर इनका इतिहास निकाला जाए, महेश जोशी, खंडूरी जी और एक महिला और हैं कांग्रेस में, उन्होंने इन सब ने तो देवेंद्र यादव जी के को हटाने की सिफारिश करी है खड़गे जी से। तो ये क्या जता रहे हैं, क्या तो सुन रहे थे आप, हनी पाठक साफ तौर पर कह रही हैं कि जिनका कोई सगा नहीं वो जनता के सगे बनने चले हैं। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।